नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और ये इधर बंगाल की खाड़ी है। तो हमारी जो सामान्य ढाल है वो इस तरफ है, पूर्व में या दक्षिण पूर्व इस तरफ है। तो बाकी सारी नदियाँ हमारी इस तरफ बहती है। अधिकांश नदियाँ जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ हैं वो इस तरफ बहती है। लेकिन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा तथा ताप्ती नदी अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर यहाँ नहीं, ये गिरते हैं अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। क्यों गिरती है अरब सागर में? ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में एक गहरी घाटी का निर्माण होता है, उसे ये भ्रंश घाटी कहते हैं। जिसमें क्या ये नदियाँ नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहकर हमारे अरब सागर में बहती है अंत में, तथा ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों, एस्चुरी क्या होती है या ज्वारनदमुख क्या होता है? दोस्तों, ज्वारनदमुख समुद्र तट पर एक आधा बंद खारे पानी का एक क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है, जिससे नदी के ताज़े पानी और समुद्र के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम ज्वारनदमुख कहते हैं। तो कौन बनाती है? नर्मदा तथा ताप्ती नदी निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि ये हमारे जो हिमालय पर्वत से हमारा जो हिमालयन पर्वत श्रेणी बनी थी उससे पहले से ये नदियाँ, ये घाटियाँ बनी हुई हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है। इसकी द्रोणियाँ आकार में छोटी भी हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र ऐसा होता है दोस्तों, ये है वृक्ष के समान, और जो ये टहनियाँ हैं ये है इसकी सहायक नदियाँ, और ये बीच में जो है ये है मुख्य नदी के अपवाह तंत्र बनाती है तथा अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अरब सागर की जो नदियाँ हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारी। और बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्माणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। दोस्तों, अब इन नदियों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली है नर्मदा नदी। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। ये इसका उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना भी इस नदी पर है। तो ये इसका उद्गम कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये से निकलती है और कहाँ से बहती है? विंध्यन पर्वत से बहती है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतों से के मध्य भ्रंश घाटी से बहते हुए ये लास्ट में कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। अरब सागर में कहाँ पर? खंबात की खाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात और महाराष्ट्र के आप पश्चिम में देखेंगे वहाँ पर खंबात की खाड़ी है, वहाँ गिरती है। और सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जो कि काफ़ी फेमस है नर्मदा नदी पर। ओरसंग नर्मदा नदी के दाईं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है तथा तवा, बंजर, शेर आदि अन्य प्रमुख सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ओरसंग। और इसके अन्य है तवा, बंजर, शेर, इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी अपवाद वाली नदी, तापी नदी या ताप्ती नदी। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश में हुई है कि बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या मुल्ताई नामक स्थान से होती है। तो इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से होते हैं, मुल्ताई नामक स्थान से। यह भी भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र
नदी द्रोणी लगभग 80% भाग इसमें होता है, किसमें, महाराष्ट्र में। राज्य में है। गिरना इसके बाएं तट तथा अरुणावती इसके दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। दो प्रमुख नदी कौन सी है, गिरना और अरुणावती। गिरना इसके बाएं तट पर और अरुणावती इसके दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रश्न आएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोदावरी नदी। ये इंपॉर्टेंट है। जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं याद रखिएगा, अभी एक कन्फ्यूजन और होता है इसमें। एक होती है दक्षिण भारत की गंगा और एक होती है दक्षिण की गंगा। तो दोस्तों इनमें अंतर होता है। एक तो हो गई दक्षिण भारत की गंगा, जो कौन सी नदी हमारी, गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा। एक है दक्षिण की गंगा, दो अलग अलग नाम है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। दो है कावेरी नदी है दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा है गोदावरी नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, लगभग 50% द्रोणी इसकी महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में है। तो यहाँ तक कि नदी फैली हुई है। यह दोस्तों गोदावरी नदी का बेसिन, यह है इसका उद्गम। इंद्रावती इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर बताया था मैंने आपको, सॉरी, इंद्रावती इसका उद्गम नहीं है, इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री के महाबलेश्वर के पास से होता है। मतलब ये नदी हो गई शुरू पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर के पास से। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तुंगप्रभा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक हगरी है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक में लगभग 44%, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये दो बनाती है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा। कहाँ मिलकर, आंध्र प्रदेश से मिलकर। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। ये हमारा कृष्णा बेसिन। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी की कुल लंबाई है 851। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी। याद रखिएगा इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी में, धमतरी जिला छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ी के पास हुआ है। तथा यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ गिरती है, पारादीप में। सिहावा पहाड़ी से निकलकर पारादीप में बंगाल की खाड़ी के पास गिरती है। कौन सी, महानदी। शिवनाथ, मांड और ईब बाएं तट पर तथा जोंक, ओंग तथा तेल दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। हीराकुंड, ये याद रखिएगा, हीराकुंड और टिकरपारा बांध इस नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। महानदी द्रोणी का अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अब बात करते हैं दोस्तों कावेरी नदी की। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु, याद रखिएगा कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ये याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कहाँ से आती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। इसे दक्षिण की गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण की गंगा। एक है दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और एक है दक्षिण की गंगा। तो जो हमारी ये है गोदावरी नदी है वो है हमारी दक्षिण भारत की गंगा,
और कावेरी नदी है दक्षिण की गंगा। ऊपरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा जल की उपलब्धता के कारण ही यह हिमालयी नदियों की तरह एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में एक अपवाद भी है। तो इसमें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपरी घाट पर और निचले घाट पर उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा के जल हमेशा क्या होता है, उपलब्ध रहता ही रहता है। वर्षा जल हमेशा उपलब्ध रहता है, जिस कारण ये सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम। किसने बनाया? कावेरी नदी ने बनाया। यह है कावेरी बेसिन। इसकी द्रोणी तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में 56% है, पुदुचेरी में, केरल में 3%, कर्नाटक में 41% है। हेमावती, लोका पावनी, हेरांगी, शिमसा और अर्कावती बाएं तट से तथा लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती कावेरी के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी 3 बार जो 2 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे पुनः मिल जाती है, आगे जाकर पुनः मिल जाती है। अपने प्रवाह क्रम में यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से 3 द्वीप है? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ यहीं पे समाप्त होती हैं। अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं लूनी नदी के बारे में। दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। यह एक अंतर प्रवाही नदी है, मतलब ये आपको धरातल पर नहीं दिखेगी, धरातल से नीचे अंदर ही अंदर बहती है, जो लवण नदी के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती नदी का उद्भव पुष्कर झील से होता है। तो दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।